अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ रसूल है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पंजन जुबई आज़ाद कश्मीर में बतौर लेक्चरर फिज़िक्स काम कर रहा हूँ। आज से मैं एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स की एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। ये एमसीक्यू एफएससी के तलबा के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही, लेकिन इनके साथ साथ तलबा की ई कैट और एम कैट की तैयारी में भी ये हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा जो कैंडिडेट लेक्चर फिज़िक्स, एसएस फिज़िक्स और एसएसटी मैथ फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज फिज़िक्स की वो ब्रांच जिनमें हम चार्जेस का स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑल ऑफ दी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। इलेक्ट्रिक मीन चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। नंबर 2 है एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर कौन कौन से चार्ज होते हैं? बेसिकली चार्ज की दो अक़साम हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस को होल्ड करती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नंबर 3 है वी ओ अवर एग्जिस्टेंस टू द फोर्स। हमारी बॉडी के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या केमिकल फोर्स। अगर हम बुनियादी तौर पे बात करें तो ये तमाम फोर्सेस जो हैं वो हमारे साथ इंटरएक्ट करती हैं, लेकिन जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, और एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो चार्जेस से मिलकर बने हुए हैं। और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को होल्ड करती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है ड्यू टू चार्जेस। नंबर 4 है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज मेड बाय। चार्ज के दरमियान सबसे पहले जो फोर्स की वैल्यू को क्वांटिटेटिवली मेजर किया गया, उसकी वैल्यू को वो मैक्सवेल, न्यूटन, कूलम या फैराडे। सबसे पहले कूलम ने चार्जेस के दरमियान वैल्यू को जो है वो क्वांटिटेटिव पॉइंट किया। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। नंबर 5 है कूलम मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बाय। कूलम ने चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज किया, फिजिकल बैलेंस, कॉमन बैलेंस, कैविनेट बैलेंस या टॉरशन बैलेंस। तो नंबर डी ऑप्शन टॉरशन बैलेंस। नंबर 6 है चार्ल्स कूलम ऑफ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर गिव लॉ इन। चार्ल्स कूलम ने जो कि फ्रांस का मिलिट्री इंजीनियर था, उसने ये लॉ हमें कब दिया? 1684, 1784, 1884 या 1984। तो नंबर बी ऑप्शन है 1784। नंबर 7 है द फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ की जो करेक्ट फॉर्म है वो कौन सी है? तो कूलम लॉ की जो करेक्ट फॉर्म है वो है F = K Q1 Q2 over R², डी ऑप्शन। नंबर 9 द वैल्यू ऑफ K इज। K की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यू 9 × 10⁻9 में लिखी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमने यूनिट को देखना है। तो यूनिट के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो नंबर सी होगी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है उसकी जो पावर है वो 10⁻12 है, लेकिन साथ साथ उसके यूनिट को भी आपने देखना है। तो नंबर सी ऑप्शन जो है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नंबर 10 है द फार्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 over R² रिप्रेजेंट कूलम लॉ। ये कूलम लॉ किस मीडियम में रिप्रेजेंट करता है? मेटल के अंदर, रबर के अंदर, ग्लास के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर। तो ये कूलम लॉ की फॉर्म है इनसाइड द फ्री। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 है द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डिपेंड अपॉन। K की वैल्यू जो है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मीडियम, सिस्टम ऑफ द यूनिट, बोथ या नॉन। तो K जो है ये नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ द यूनिट पे भी। तो सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त होगा। नंबर 12 है
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कितनी होगी। तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू Q ओवर E। Q है 1 कूलम और एक चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन में 1.6 10 की पावर -19। तो अगर आप 1 को 1.6 के 10 की पावर -19 पावर ऊपर जाकर प्लस के 19 1 को 1.6 पे डिवाइड करें तो 0.625 10 की पावर 19, और आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ये पॉइंट एक डिजिट पीछे आ जाएगा तो 6.25 10 की पावर 18। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नंबर 13 है कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। कूलम लॉ जो है किन चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, बिग चार्जेस, स्मॉल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस या एन चार्जेस। तो कूलम लॉ जो है वो बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 14 है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर दो इलेक्ट्रॉन जिनके दरमियान 1 मीटर का फासला है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर -19, दूसरे पे भी यही चार्ज होगा तो दोनों पे मिला के स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस है 1। अब आप इनको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन 2.30 10 की पावर -28। नंबर 15 है if both magnitude of charge and distance double the force become। अगर हम कूलम लॉ के अंदर चार्जेस को भी डबल कर दें और उसके डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। याद रखिएगा कि अगर हम कूलम लॉ के अंदर सिर्फ चार्जेस को अगर डबल करें ओनली चार्जेस तो 2Q1 2Q2 ओवर r स्क्वायर तो 4K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर हम कूलम लॉ के अंदर सिर्फ चार्जेस को डबल करें तो फोर्सेस पे क्या असर पड़ेगा। तो सिर्फ चार्जेस को डबल करने से फोर्सेस जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस को सिर्फ डिस्टेंस को डबल करें तब फोर्स पे असर पड़ेगा। तो सिर्फ अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो तब ये K Q1 Q2 ओवर 2r स्क्वायर तो K Q1 Q2 ओवर 4r स्क्वायर। तो आपकी फोर्स जो होगी वो पहले से 4 टाइम कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अगर तो आए कि दोनों चार्जेस को डबल कर दें तो क्या असर पड़ेगा, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। डिस्टेंस को सिर्फ डबल कर दें तो क्या असर पड़ेगा, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। अगर दोनों को चार्जेस को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो इस केस में फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, सेम रहेगा। The force on a medium of relative permittivity is epsilon r। जब हम epsilon r relative permittivity मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त जो फोर्स की वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसका फॉर्मूला होगा F prime is equal to F over epsilon r। नंबर 17 है the value of epsilon r for the air is, तो नंबर डी ऑप्शन है 1.0006। नंबर 18 है which material has a high value of epsilon r। वैक्यूम 1 जर्मेनियम 16 टेफ्लॉन 2.1 और डिस्टिलेटेड वाटर 78। तो नंबर डी ऑप्शन। नंबर 19 है when dielectric is inserted between the charge the force become। जब हम चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो फोर्स पे क्या असर पड़ता है। याद रखें कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नंबर बी ऑप्शन। 20 है कूलम लॉ इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। कूलम लॉ जो है वो न्यूटन के किस लॉ के अकॉर्डिंग है। तो कूलम लॉ के अंदर एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं, ये एक न्यूट्रल फोर्स है, इसी वजह से ये न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जो है वो होल्ड करती है। तो नंबर सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 21 है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इज 42 न्यूटन। हमें दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की वैल्यू गिवन है 42 न्यूटन। इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन r 2.1 इज इंसर्ट, अगर उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो फिर फोर्स पे क्या
तो याद रखिए कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा तो फोर्स की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होगी, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे F डैश इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। तो हमारे पास इस वक्त जो फोर्स की वैल्यू गिवन है वो है 42, और जो डाइलेक्ट्रिक गिवन है वो है 2.1। तो अब हमारे पास जो फोर्स रिड्यूस होते रह जाएंगे वो आप डिवाइड करेंगे तो वो 20 न्यूटन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर सी है, 20 न्यूटन। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको कहा जाए कि दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो फोर्स है उसकी वैल्यू 10 न्यूटन रह गई है, जबकि जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया था उसकी वैल्यू जो है वो 2 है, तो बताएं ओरिजिनल फोर्स क्या होगी। तो अगेन आप इस फॉर्मूले से ओरिजिनल फोर्स F फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि F डैश इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। तो जो रिड्यूस फोर्स है वो अगर 10 है तो ओरिजिनल फोर्स जो है वो अब 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो इस फॉर्मूले की मदद से अगर आपको ओरिजिनल फोर्स गिवन है तो आप रिड्यूस फोर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में ये सवाल इस तरह आ रहा है कि आपको रिड्यूस फोर्स दी जाए और आपको कहा जाए कि ओरिजिनल फोर्स फाइंड करें, तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 22 है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक अदर देन वैक्यूम और एयर है, क्योंकि वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 है और एयर के लिए भी तकरीबन 1.0006 अप्रॉक्सीमेटली 1 है। तो इनके अलावा बाकी तमाम डाइलेक्ट्रिक के लिए जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो नंबर ए ऑप्शन जो है लॉन्गर देन 1। तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, यही वजह है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से फोर्स रिड्यूस होती है। नंबर 23 है द फोर्स बिटवीन टू यूनिट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज। दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों यूनिट चार्जेस हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर फॉर द यूनिट चार्ज Q1 1 कूलम Q2 1 कूलम और डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर है। तो अगर हम इनकी वैल्यू को पुट करें ना K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, Q1 यूनिट चार्ज है 1, Q2 यूनिट चार्ज है 1, डिस्टेंस 1 स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। 24 ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली ये रेशियो है, आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F ओवर, तो ये रेशियो है दो फोर्सेस के दरमियान। जब नंबर 1 वो फोर्स जब चार्ज के दरमियान कोई मीडियम ना हो, और नंबर 2 वो फोर्स जब चार्ज के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। क्योंकि ये दो फोर्सेस के दरमियान रेशियो है तो इस वजह से इसका ना यूनिट है और ना इसकी डायमेंशन होगी। तो फिर इनमें से कोई भी इसका यूनिट नहीं है, तो ये नॉट ऑफ दी। 25 है इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज हाफ। अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिकम डबल, और दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो कूलम लॉ इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो F प्राइम पे क्या असर पड़ेगा कि अगर ये भी मैग्नीट्यूड डबल हो जाए, इस मैग्नीट्यूड को भी हम डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, डिस्टेंस को रिड्यूस कर दें, तो ये बन जाएगा 4 Q1 Q2 और ये R स्क्वायर ओवर 4। ये थर्ड टाइम जो है रिवर्स होकर ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर 4 into 4 16। तो अब हमारे पास जो फोर्स होगी वो पहले से 16 टाइम जो है वो ज्यादा होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। इसके साथ ही हमारा FSC पार्ट 2 का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।